हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। गीत के ऐसा करते देख अभय नाराज हो जाता है। अभय जल्दी से गीत के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। बोलकर अभय अपने होंठ गीत के होंठों पर रख देता है। अभय गीत को अपने से टाइटली चिपका लेता है और उसे हार्डली किस करने लगता है। गीत अभय की बाहों में छटपटा रही थी। अभय अपनी आंखें बंद कर गीत को किस किए जा रहा था। गीत की सांसें अटक रही थी। गीत अभय के कंधे पर हाथ मारती है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अभय को झेल ही नहीं पा रही थी। गीत जब मूवमेंट करना बंद कर देती है तो अभय उसके होठों को छोड़ उसकी तरफ देखता है। गीत बेहोश हो चुकी थी। अभय गीत के गालों को थपथपा कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन गीत बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। ओ बेबी यू आर सो वीक, व्हाट विल हैपन ऑन आवर फर्स्ट नाइट? बोलकर अभय गीत को अपनी गोद में उठाकर नीचे अपने रूम में ले आता है। गीत को बेड पर लिटाकर उसके माथे पर किस करके बोला, टेक रेस्ट। अभय गीत को लिटाकर अपनी कुछ फाइल्स चेक करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अभय का फोन रिंग करता है। अभय कॉल रिसीव कर बोला, हेलो सर, हमने हॉस्पिटल रूम की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है। सर, रूम के अंदर एक आदमी सनफ्लावर का बुके लेकर आता है। गीत मैम के साथ कुछ बात होती है और उन्हीं बुके के साथ वापस भी चला जाता है। अभय के बॉडीगार्ड ने कहा, ओक आई विल सी। बोलकर अभय फोन रख देता है। अभय फाइल चेक करना बंद कर देता है और जल्दी से अपने लैपटॉप ओपन कर अपनी ईमेल चेक करने लगता है। कुछ देर स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद अभय को अपने बॉडीगार्ड का मेल मिल जाता है। बिना किसी देरी के अभी उस क्लिप को ओपन करके देखता है। उसके अंदर एक लड़का अपने हाथों में सनफ्लावर बुके लेकर गीत के बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। गीत वॉशरूम से बाहर निकल कर आती है। उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। वो लड़का गीत को फूलों का बुके दे देता है। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच आयु होने लगता है। गीत जल्दी से अपने बेड पर लेट जाती है और चादर ओढ़ लेती है। कुछ देर बाद वो बुके लेकर वापस बाहर निकल जाता है। अभय उनके बीच क्या बात हुई जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अभय अपने बॉडीगार्ड को मैसेज करता है, हैश मुझे इसका ऑडियो भी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अभय एक नज़र गीत की तरफ देखता है और फिर से अपनी फाइल्स में खो जाता है। अभय अपनी फाइल चेक करते करते एकदम से रुक जाता है। उसके दिमाग में एक बात ट्रिगर करती है, मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मुझे छू नहीं सकते, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गीत ने ऐसा क्यों कहा? वो किसी और की अमानत है? क्या वो किसी और को पसंद करती है? अरे यार, मुझे ही पसंद करती है। इतने हैंडसम लड़के को छोड़कर कोई भी किसी और को पसंद कैसे कर सकता है? अभय खुद के सवालों का जवाब खुद ही देकर बोला। सुबह का वक्त राजवंश मेंशन विक्रम मिस्टर बाजवा के साथ हुई मीटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसके चेहरे की चमक उसके अंदर की खुशी को बयां कर रही थी। संघर्ष राजवंश विक्रम के चेहरे को देखकर पता लगा सकते थे कि जरूर कोई ना कोई बड़ी सफलता मिली है, इसलिए विक्रम इतना खुश है। संघर्ष राजवंश विक्रम से पूछना चाहते थे, आखिर उसकी खुशी का राज क्या है? वो ऐसा करते उससे पहले ही सोनाली अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके पास आ जाती है। सोनाली संघर्ष राजवंश के पैर छूकर बोली, डैड, आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज के दिन मैं अच्छे से सारे काम कर पाऊँ। आखिर एक्टिंग किए हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं। अब कितना याद है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं सारे काम अच्छे से कर लूँगी। विक्रम सोनाली की बातें सुनकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगते हैं। विक्रम बुदबुदा कर बोले, अभी भी तो एक्टिंग ही कर रही है, कौन सा अपना असली चेहरा दिखा रही है? एक्टिंग करने में मजी हुई खिलाड़ी है ये, और कितना नाटक करेगी, एक्टिंग भूल गई है, आए बड़ी। सोनाली विक्रम की सारी बातें सुन लेती है। विक्रम की बातें सुनकर सोनाली को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा देती है। सोनाली अनजान बनकर विक्रम से बोली, तुमने कुछ कहा विक्रम? नहीं सोनाली, मैंने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग के बारे में मैं क्या ही जानता हूँ, मेरा इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारा इंटरेस्ट एक्टिंग है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। विक्रम अपनी बात से पलटते हुए बोले, डैड मुझे आपसे एक और बात करनी थी, सोनाली ने बड़े प्यार से कहा।
हाँ बोलो बेटा, संघर्ष राजवंश सोनाली की तरफ देखकर बोले। डैड, मैं सोच रही थी, विक्रम अपना कॉलेज संभालते हैं और आज से मैं भी एक्टिंग करियर शुरू कर रही हूँ, तो बच्चे राजवर्धन, क्या वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? वो घर पर बैठे बैठे करेंगे भी क्या, इसी बहाने ऑफिस में भी हेल्प हो जाएगी। सोनाली अपनी आंखों में उम्मीद लेकर बोली। सोनाली की बात सुनकर संघर्ष राजवंश बोले, मैंने राजवर्धन को कभी भी ऑफिस ज्वाइन करने से मना नहीं किया है। सारा बिजनेस कॉलेज का काम अब तक विक्रम ही संभालता आया था। अगर राजवर्धन ऑफिस ज्वाइन करके थोड़ी सी मदद कर देगा तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो काम करना चाहता हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों का मेरे यहाँ वैसे भी कोई काम नहीं है, बोलकर संघर्ष राजवंश अपनी मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं। ये सुनकर सोनाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था राजवर्धन के ऑफिस ज्वाइन करने के लिए संघर्ष राजवंश इतनी जल्दी मान जाएंगे। सोनाली बड़े ही घमंड के साथ खड़ी हो जाती है और विक्रम को नीची नजरों से देखने लगती है। सोनाली ऐसा करके विक्रम को जताना चाहती थी कि तुम इस घर के कोई नहीं हो, तुम सिर्फ एक कॉलेज संभालो, बाकी सारा बिजनेस राजवर्धन संभाल लेगा। सोनाली का एटीट्यूड देखकर विक्रम अपने मन में बोले, इन दोनों की चालाकियां शुरू हो गई। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे किसी कचरा लैंड कन्ही की महारानी है। विक्रम, ऑफिस के सारे फाइल्स तुम राजवर्धन को दे देना, आज से वो सारा ऑफिस संभलेंगे। सोनाली बड़े ही एटीट्यूड से बोलकर वहां से चली जाती है। सोनाली के बाहर जाते ही विक्रम खुद से बोले, अच्छा है सोनाली अपनी एक्टिंग में बिजी होगी और राजवर्धन ऑफिस में, इससे मुझे खुद के बिजनेस पर ध्यान देने का टाइम मिल जाएगा मैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस पर फोकस कर पाऊंगा। दूसरी तरफ राजवर्धन अपने कमरे में बड़े ही बेचैनी से सोनाली के आने का इंतजार कर रहा था। राजवर्धन ऑफिस ज्वाइन कर अपनी पावर को और बढ़ाना चाहता था। ओ गॉड, सोनाली को इतनी देर क्यों लग रही है? एक छोटा सा ही तो काम करना था, उसे बस पापा से ऑफिस ज्वाइन करने की ही तो बात करनी थी। मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं वो ये काम कर पाई होगी या नहीं। बोलता हुआ राजवर्धन बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख सोनाली के आने का इंतजार कर रहा था। राजवर्धन बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, तभी दरवाजे पर आहट होती है और सोनाली दरवाजे के अंदर अपना मुंह लटका कर आ जाती है। सोनाली का मुंह देखकर राजवर्धन समझ जाता है कि पापा उसके बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। राजवर्धन खुद के ही ख्याली पुलाव लेकर बेड पर मुंह लटका कर बैठ जाता है। सोनाली आकर हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखती है। सोनाली के कुछ बोलने से पहले ही राजवर्धन बोला, मुझे पहले ही पता था डैड कभी भी मेरे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उस विक्रम ने इतनी मजबूत पकड़ जो बना रखी है उनके ऊपर, उन्हें हर काम के लिए विक्रम ही दिखाई देता है। मैं तो जैसे इस दुनिया में हूँ ही नहीं। मैंने सोचा था कर्तव्य के जाने के बाद डैड सारे बिजनेस की जिम्मेदारी मुझे सौंप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनाली, अब तुम ही बताओ, क्या मुझ में टैलेंट नहीं है? क्या मैं एक अच्छा बिजनेसमैन साबित नहीं होगा? तुम तो मेरे सारे काबिलियत से वाकिफ हो। अपनी बातें खत्म कर राजवर्धन सोनाली की तरफ देखा है। इस वक्त राजवर्धन को सोनाली के चेहरे पर एक अजब सी खुशी और चमक दिखाई दे रही थी। राजवर्धन जल्दी से खड़ा होकर सोनाली की दोनों कंधों को पकड़कर हिलाकर बोला, क्यों, तुम इतनी खुश क्यों हो? मेरी परेशानी देखकर तुम्हें ज्यादा ही हंसी आ रही है। मैं इसलिए खुश हूँ मेरे प्यारे पति देव, क्योंकि डैड तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। अब तुम जब चाहो तब ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड विक्रम हो तो खुद से ही साइड हट गया है। मैंने डैड से ये कहा विक्रम कॉलेज संभाल लेता है और मैं अपना एक्टिंग करियर शुरू कर रही हूँ, तो राजवर्धन को भी ऑफिस संभाल लेना चाहिए। उनको भी मेरी बात सही लगी और उन्होंने तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। सोनाली राजवर्धन के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बोली, क्या सच में पापा मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डैड मुझ पर ट्रस्ट कर मुझे ऑफिस ज्वाइन करने देने। राजवर्धन खुशी से सोनाली को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाकर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे नीचे उतरो, मुझे भी अपनी शूटिंग पर जाने दो और तुम अपना ऑफिस संभालो। सोनाली राजवर्धन के दोनों गालों को अपने हाथ से पिंच करते हुए बोली, ओक मैडम, आपका हुक्म सर। आंखों पर बोलकर राजवर्धन खुशी खुशी सोनाली को नीचे उतार देता है और तैयार होने के लिए चला जाता है।
वहीं सोनाली भी अपनी शूटिंग के लिए निकल जाती है। नाइट एंजल क्लब। सैम नींद उसके फोन रिंग से टूटती है, जो काफी देर से बज रहा था। सैम जल्दी से अपना मोबाइल चेक करता है, उसमें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। से उसे इग्नोर कर टेबल पर रख देता है। सैम फिर से सोने की कोशिश करता है, क्योंकि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह सोचता है कि थोड़ा देर आराम करने से उसके सिर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार फिर से उसके मोबाइल के लिए बजने लगती है। सैम का ध्यान अभी भी अपने बगल में लेटी हुई लड़की रिया पर नहीं गया था। सैम का मोबाइल फिर से रिंग करता है। अननोन नंबर से कॉल देखकर सैम जल्दी से फोन पिक करता है और चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरी तरफ से बहुत ही अजीब सी आवाज फोन से आ रही थी। दूसरी तरफ से बहुत ही अजीब लैंग्वेज में कोई इंसान बात करता है। लगता है तुम अपने मकसद से भटक गए हो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है वह काम पूरा करो और जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। हमने तुम्हें उसे लड़की का कत्ल करने के लिए भेजा था, न कि किसी दूसरी लड़की की बाहों में सारी रात बिताने के लिए। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और यहाँ वापस आ जाओ। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो मना कर दो, हम किसी और से करवा लेंगे। उस आदमी ने कहा। हाँ, मैं अपना काम भूला नहीं हूँ। मुझे अपने सारे काम याद है। मैं जब तक उस लड़की को दूसरी दुनिया में न पहुँचा दूँ, मैं अपनी शक्ल तक तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, सैम ने झुंझला कर कहा। अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाकर यहाँ वापस आ जाओ, नहीं तो हम लोग वहाँ आकर तुम्हें और उस लड़की को एक साथ ही खत्म कर देंगे, उस आदमी ने शाम को धमकी देकर कहा। टू बी कंटिन्यू।